नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत गजा शांति योजना का समर्थन करता है, जिससे स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में इस्राएल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक की। भारत ने तिमोर लेस्ते को रेबीज से निपटने में सहायता के लिए रेबीज के टीके की 10,000 खुराक भेजी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में। मौसम विभाग का आज राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में बृहस्पतिवार को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता आज रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में एक रैली को संबोधित करते हुए वायदा किया कि एनडीए राज्य के हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनाएगा। हम बिहार के अंदर हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनाएंगे। हर जिले में एक नई फैक्ट्री और बिहार में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाएंगे और यूपी और तमिलनाडु की तरह बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दरभंगा से भाजपा उम्मीदवार संजय सरावगी के लिए प्रचार किया। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता मीसा भारती ने कहा है कि महागठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन युवाओं, महिलाओं, महंगाई और नौकरियों की बात कर रहा है। हम मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो और चाहे नौकरी और रोजगार की बात हो। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 20 वर्षों में उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि उनकी सरकार बनती है तो पैक्स और व्यापार मंडलों के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने से किसानों को धान की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 300 रुपए की बोनस की राशि दी जाएगी और गेहूं में भी खरीद पर एमएसपी के अलावा 400 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस की राशि दी जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के अंतर्गत आज बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने संवाद के लिए उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं पूरी लगन से योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। ये एसआईआर का दूसरा चरण है। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया था। नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। आज से शुरू हुआ एसआईआर का गणना चरण 4 दिसंबर तक चलेगा। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी होगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026
2026 को अंतिम प्रकाशन होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाते समय कोई भी पात्र नागरिक सूची से न छूट जाए। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपात्र नागरिकों, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा केवल आत्मनिर्भरता का साधन नहीं है, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के विकास की प्रेरणा भी है। वे आज उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा का उपयोग वंचितों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बुद्धि, कौशल और नैतिक मूल्यों को सशक्त बनाती है। आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, जहां गरीबों सहित प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत गजा शांति योजना का समर्थन करता है और आशान्वित है कि इससे एक स्थायी तथा सतत समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने नई दिल्ली में इस्राएल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और इस्राएल आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का आतंकवाद के सभी प्रारूपों और गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने का वैश्विक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत तथा इस्राएल के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश कठिन समय में भी विश्वासपूर्ण संबंधों के साथ खड़े हैं। भारत ने तिमोर लेस्ते को रेबीज के प्रकोप से निपटने में सहायता के लिए रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन की 2000 शीशियां और रेबीज टीके की 10,000 खुराक भेजी हैं। भारत ने अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए एक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद स्वास्थ्य साझेदार के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तिमोर लेस्ते में मार्च 2024 में मनुष्यों में पहला रेबीज का मामला सामने आया था। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तिमोर लेस्ते के स्वास्थ्य मंत्रालय को रेबीज टीके की 6,000 खुराक और इम्यूनोग्लोब्युलिन की 2,000 खुराक दी थीं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए विटामिन तथा खनिजों से युक्त फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप भेजी है। ये प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठन है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात की ये पहल पोषण अभियान के तहत सरकार के कुपोषण मुक्त भारत अभियान के अनुरूप है। सरकार ने कहा है कि देश में 2030 तक 30 करोड़ टन और 2047 तक 50 करोड़ टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस्पात मंत्रालय में सचिव संदीप पाउंडरीक ने आज नई दिल्ली में CII इस्पात सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में ये बात कही। श्री पाउंडरीक ने इस्पात उद्योग को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बताया।
पिछले 10 सालों में हमने लगभग 100 मिलियन टन क्षमता की वृद्धि की है, जो 200 मिलियन टन तक पहुंच गई है और हमारा उत्पादन उपभोग के स्तर पर पहुंच गया है। ये अच्छी चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं। हमें एक उज्जवल भविष्य दिख रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। The future looks bright. Our economy is growing fast. केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI 1.2 के तीसरे दौर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 6,300 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में लगभग 26 मिलियन टन विशेष इस्पात क्षमता बढ़ाना है। श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज से कतर के दौरे पर हैं। वे दोहा में आयोजित 3 दिन के विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि कैसे भारत का मिशन लाइफ तमिलनाडु की एरी टैंक प्रणालियों से लेकर राजस्थान के जोहड़ों तक सदियों से चली आ रही संरक्षण प्रथाओं को पुनर्जीवित कर रहा है और उन्हें पृथ्वी की सेवा के एक सचेत कार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश के लाल चंदन किसानों को 3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये धनराशि 199 लाभार्थियों को वितरित की गई है, जिसमें एक शैक्षणिक संस्थान तथा लाल चंदन की खेती करने वाले आंध्र प्रदेश के 198 किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी उत्सव के अंतर्गत लागू की गई संशोधित दरों से देश भर के कई क्षेत्रों में लोगों को लाभ हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से केरल की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों, कारीगरों, तटीय समुदायों और छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में कटौती करके इन सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को किफायती बनाया है और व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ाया है। केरल का काजू प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें अब 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यात इकाइयों की लागत में कमी आई है। इसी तरह वायनाड के आसपास के कॉफी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ हुआ है, जिसमें इंस्टेंट कॉफी और उससे बनी चीजों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मसाला क्षेत्र में मालाबार काली मिर्च पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे छोटे पहाड़ी कृषि उत्पादकों और प्रसंस्करण समूहों को लाभ हुआ है। इस बीच मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे राज्य में उत्पादों की मूल्यों में कमी आई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5% कर लग रहा है, जिससे लागत पर 6 से 11% की बचत हो रही है। इन सुधारों ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों पर कर को बोझ को कम कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य केरल के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। समर्थ रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नेपाल में माउंट यालुंग री पर कल सवेरे हुए हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दोपहर 1 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर 0.4% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 83,690 पर और निफ्टी 99 अंक गिरकर 25,665 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत गजा शांति योजना का समर्थन करता है, जिससे स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने तिमोर लेस्ते को रेबीज से निपटने में सहायता के लिए रेबीज के टीके की 10,000 खुराक भेजी। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।